साकेत आईएएस के यूट्यूब चैनल के जितने भी व्यूअर्स हैं सबको गुड मॉर्निंग। और आरओ स्पेशल 2023 के लिए जो टेस्ट सीरीज हम लोग को लेकर के आए हैं, प्रैक्टिस सेट जो लेकर के आए हैं, उसके लिए सब लोग तैयार हो जाइए और चेक कीजिए अपने आप को कि आप कितने तैयार हैं इस आरओ एग्ज़ाम के लिए। और वैकेंसी आ चुकी हैं, इसलिए अब आप डेट डिक्लेयर होने का जो एग्ज़ाम की डेट डिक्लेयर होने का इंतजार मत कीजिए और अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। तो अपने आप को रीचेक करने के लिए ये प्रैक्टिस सेट आपको बहुत यूजफुल होने वाले हैं। तो इनमें से भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रैक्टिस सेट 6 आज हम बात करेंगे और इस प्रैक्टिस सेट में इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए, उन पर हम लोग व्याख्यात्मक अध्ययन करेंगे। उनकी पूरी व्याख्या के साथ आपको उनके जो उत्तर हैं, जो आंसर हैं, उसके बारे में बताएंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हुए पहले क्वेश्चन को बात कर लेते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है हमारा, अल्पकाल में भारतीय रिजर्व बैंक लिक्विडिटी या द्रव्यता बनाए रखने के लिए जिस ब्याज पर व्यापारिक बैंकों को ऋण देता है उसे क्या कहते हैं। ये क्वेश्चन आरबीआई से पूछा गया है और आप सभी जानते हैं कि आरबीआई जो है बैंकों का बैंक होता है और आरबीआई बैंक को क्या करता है, लोन देता है। आरबीआई बैंकों को लोन देता है और ये लोन दो तरह के होते हैं, एक होते हैं लॉन्ग टर्म और दूसरे होते हैं शॉर्ट टर्म। यहाँ पर शॉर्ट टर्म के बारे में पूछा है, अल्पकालीन लोन के बारे में पूछा है कि जब आरबीआई बैंक को अल्पकालीन लोन देता है उस पर कौन सा ब्याज लेता है। ए ब्याज दर, बी रेपो दर, सी बैंक रेट, डी प्रतिवर्ती रेपो रेट। प्रतिवर्ती रेपो रेट को ही रिवर्स रेपो रेट या ट्रिपल आर भी कहते हैं। तो इनमें से हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, यानी कि जब आरबीआई बैंकों को अल्पकालीन ऋण देता है तो उस पर जो ब्याज लेता है उसे रेपो रेट कहते हैं या रेपो दर कहते हैं। ब्याज दर तो किसी भी ब्याज दर को ब्याज दर कहते हैं और रेपो दर अल्पकालीन ब्याज पर ली जाने वाली, अल्पकालीन ऋणों पर ली जाने वाली ब्याज को कहते हैं। बैंक दर क्या है, बैंक दर लॉन्ग टर्म, यानी कि जब आरबीआई बैंकों को दीर्घकालीन कर्ज देते हैं तो उस पर जो ब्याज लिया जाता है वो बैंक दर या बैंक रेट होता है। ट्रिपल आर या रिवर्स रेपो रेट का मतलब होता है कि जब बैंक आरबीआई को कर्ज देता है, यानी कि जब बैंक अपना पैसा आरबीआई को देता है तो आरबीआई बैंकों को जो ब्याज देता है उसे रिवर्स रेपो दर कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या निकला, ऑप्शन बी रेपो दर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा बैंक कृषि दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है। यानी कि इनमें से कोई ऐसा बैंक है जो कृषि क्षेत्र में दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है। ए राज्य सहकारी बैंक, बी व्यापारिक बैंक, सी प्राथमिक ऋण समितियां और डी भूमि विकास बैंक। तो इसमें सही उत्तर होगा डी भूमि विकास बैंक। भूमि विकास बैंक को भूमि बंधक बैंक भी कहा जाता है और यह किसानों की जमीनों को गिरवी रख करके उन्हें दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है। राज्य सहकारी बैंक का संबंध किससे है, यह सहकारिता, साख सहकारिता प्रबंधन से जुड़े हुए हैं। जो कोऑपरेटिव बैंक होते हैं, आपने सुना होगा सहकारी बैंक या कोऑपरेटिव बैंक होते हैं, उनके 3 चरण होते हैं, 3 चरणों पर काम करते हैं कोऑपरेटिव बैंक। पहला जो होता है, जो ग्रामीण क्षेत्र पर काम करते हैं, वे प्राथमिक ऋण समितियां होती हैं। जो कि जिला स्तर पर काम करते हैं वे क्या होती हैं, जिला सहकारी बैंक होते हैं। और जो राज्य स्तर पर काम करते हैं वे राज्य सहकारी बैंक होते हैं। तो राज्य सहकारी बैंक और प्राथमिक ऋण समितियां ये सहकारी बैंकों की ही संस्थाएं होती हैं। जबकि व्यापारिक बैंक जो हैं ये वे बैंक हैं जो कि व्यापार करते हैं, जैसे कि एसबीआई है, पंजाब नेशनल बैंक है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र है। ये सारे बैंक व्यापारिक बैंक होते हैं। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर जो है वो डी है, भूमि विकास बैंक। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक शीर्ष संस्था नहीं है। ये जो 4 संस्थाओं के नाम लिए हुए हैं बैंक से संबंधित, इनमें से
एक संस्था ऐसी है जो अपने क्षेत्र में शीर्ष संस्था नहीं है, बाकी 3 संस्थाएं अपने क्षेत्र की टॉप संस्थाएं हैं, शीर्ष संस्थाएं हैं जो सबसे ऊपर आती हैं। जैसे पहला है SBI, भारतीय स्टेट बैंक। तो भारतीय स्टेट बैंक क्या है? भारतीय स्टेट बैंक एक व्यापारिक बैंक है और वर्तमान में ये सार्वजनिक क्षेत्र का भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है। नाबार्ड क्या है? नाबार्ड को आपने सुना होगा, जब ग्रामीण क्षेत्र की जो ऋण संस्थान है उनके बारे में आपने सुना होगा। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में कृषि और विकास के लिए राष्ट्रीय स्तर का ये जो बैंक है नाबार्ड, यह नाबार्ड क्या करता है? ग्रामीण क्षेत्र में जितनी भी संस्थाएं या बैंक ऋण प्रदान करती हैं उनको संगठित करता है और उनको लीड करता है, यानी कि नाबार्ड शीर्ष संस्था है। सिडबी क्या है? सिडबी भी शीर्ष संस्था है क्योंकि सिडबी जो है ये स्मॉल सेक्टर में काम करता है, यानी कि स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, यहां भी होगा स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया या सिडबी। सिडबी जो है ये लघु उद्योगों को ऋण प्रदान करने वाली मुख्य संस्था है, शीर्ष संस्था है, यह सबसे बड़ी संस्था है या ये टॉप लेवल की संस्था है। इसके अंतर्गत ही विभिन्न ऐसी जैसे मुद्रा योजना है वो सिडबी के अंतर्गत ही चलाई जा रही है, तो यह भी अपने क्षेत्र की शीर्ष संस्था है। राज्य सहकारी बैंक क्या आता है? मैंने अभी आपको बताया कि जो सहकारी संस्थाओं या सहकारी बैंकों के 3 स्तर हैं भारत में। कौन कौन से 3 स्तर हैं? गांव स्तर पर ग्रामीण साख समितियां, जिला स्तर पर जिला सहकारी बैंक और राज्य स्तर पर राज्य सहकारी बैंक। तो राज्य सहकारी बैंक पूरे सहकारी सिस्टम को कंट्रोल करता है, तो यह भी अपने क्षेत्र का शीर्ष संस्था है। लेकिन SBI बैंकिंग सेक्टर की शीर्ष संस्था नहीं है। बैंकिंग सेक्टर की शीर्ष संस्था जो है वो RBI है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए। इस प्रश्न का सही उत्तर ए होगा। निम्न में से कौन एक शीर्ष संस्था नहीं है? राइट आंसर इज ए। जो SBI है ये शीर्ष संस्था नहीं है, बाकी तीनों अपने क्षेत्र की शीर्ष संस्था है। अगला प्रश्न, भूमि विकास बैंक भाग है, यानी कि भूमि विकास बैंक जो है इनमें से किसका भाग है? ए व्यापारिक बैंकों का, बी IDBI का, सी FCI का, डी सहकारी साख संरचना का। तो देखिए व्यापारिक बैंकों में भूमि विकास बैंक नहीं आते क्योंकि व्यापारिक बैंकों का मुख्य उद्देश्य होता है व्यापार करना और व्यापार हमेशा लाभ के लिए किया जाता है, इसलिए व्यापारिक बैंकों का मुख्य फोकस उद्योगों और व्यापार पर होता है। IDBI क्या है? IDBI भी एक व्यापारिक बैंक है। IDBI पूरा नाम क्या है? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, यह भारत का एक व्यापारिक बैंक है। FCI क्या है? फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत में जितना भी जो सरकारी खरीद की जाती है फसलों की और उन्हें राशन कार्ड के माध्यम से गरीब जनता में बांटा जाता है, उन सब का नियंत्रण FCI के पास है। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय खाद्य निगम है ये। और सहकारी साख संरचना में आता है हमारा भूमि विकास बैंक। सहकारी साख संरचना का मतलब होता है एक ऐसी व्यवस्था जिसमें जो लोगों के जो आपसी सहयोग और समर्थन के आधार पर काम होता है और लोगों के वेलफेयर को ध्यान में रखा जाता है। तो भूमि विकास बैंक भारत के सहकारी साख संरचना का ही एक हिस्सा है जो कृषि क्षेत्र में दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है। ठीक है, आगे, भारत में सिक्कों की ढलाई कहाँ की जाती है? तो भारत में RBI के जो निगरानी है, RBI की निगरानी और नियंत्रण में सिक्के और नोटों का प्रचलन कराया जाता है। सिक्के और नोटों का जो प्रचलन है वो RBI के नियंत्रण में होता है। लेकिन सिक्कों की जो ढलाई होती, सिक्कों की ढलाई जहां होती है उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें मिंट्स बोलते हैं, यानी कि जो ऐसे क्षेत्र जहां पर, ऐसे कारखाने जहां पर सिक्कों की ढलाई होती है उन्हें मिंट्स कहते हैं। तो ऐसे ये जो मिंट्स हैं ये कहां पर हैं? जहां सिक्के ढाले जाते हैं।
ए दिल्ली, मुंबई तथा कोलकाता में, बी दिल्ली, कोलकाता तथा हैदराबाद में, सी मुंबई, दिल्ली तथा बंगलौर में, और डी मुंबई, कोलकाता तथा हैदराबाद में। आंसर डी सही होगा कि मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और एक नोएडा है आपका, नोएडा। नोएडा में भी, दिल्ली नहीं है, ध्यान देना, नोएडा। इन 4 स्थानों पर भारत में सिक्के डाले जाते हैं। कहाँ कहाँ? मुंबई में खाने हैं, मिंट्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? खान को, सिक्के डालने वाली खान। खान का मतलब वह स्थान या फैक्ट्री या कारखाना जहां सिक्के बनाए जाते, कॉइन्स बनाए जाते हैं, 10 के, 5 के, 2 के, 4 के, ये सारे सिक्के जहां डाले जाते हैं उसे इंग्लिश में मिंट्स और हिंदी में खान या खाने बोलते हैं। तो ये ऐसे मिंट्स या खान भारत में कहाँ कहाँ? केवल 4 स्थान पर ही हैं। एक तो मुंबई में है, कोलकाता में है, हैदराबाद में है और नोएडा में है। दिल्ली में इस प्रकार की खान नहीं है, तो आंसर डी सही होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित नहीं किया जाता? आप जानते हैं आरबीआई बैंकों का बैंक होता है और भारत के संपूर्ण बैंकिंग सिस्टम का कंट्रोल आरबीआई के पास होता है, लेकिन इनमें से 3 चीजें ऐसी हैं जो आरबीआई करता है, एक ऐसा है जो आरबीआई नहीं करता, उसी को बताना है। बैंक दर। बैंक दर क्या होता है? बैंक दर ब्याज की वह दर होती है जिस पर आरबीआई बैंकों को लोन देता है। कौन सा लोन देता है? लॉन्ग टर्म, यानी कि लंबे समय के लिए। यानी कि जब आरबीआई बैंकों को दीर्घकालीन लोन देता है, उस पर आरबीआई बैंकों से जो ब्याज लेता है उसे बैंक दर कहते हैं, और बैंक दर का निर्धारण आरबीआई करता है। दूसरा है सीआरआर। सीआरआर क्या है? कैश रिजर्व रेशियो। ये क्या होता है? बैंक अपने पैसे का एक हिस्सा नगद रूप में आरबीआई के पास रिजर्व रखते हैं, जिसे सीआरआर कहते हैं, और यह इसका निर्धारण भी आरबीआई ही करता है। यानी कि बैंक दर कितने परसेंट होगा, सीआरआर कितने परसेंट होगा, इसका निर्धारण आरबीआई ही करता है। इसके अलावा एसएलआर, पहले इसके बारे में बता दें फिर सी पर आएंगे क्योंकि उत्तर सी है। एसएलआर क्या है? एसएलआर का मतलब है स्टैचुटरी लिक्विडिटी रेशियो। आरबीआई बैंकों से कहता है कि आपके पास जो जनता का शुद्ध जमा है उसका एक भाग आरबीआई के पास रखो सीआरआर के रूप में, और एक भाग अपने पास रखो एसएलआर के रूप में। और एसएलआर के रूप में जो संपत्ति अपने पास रखते हैं बैंक, उसमें कैश के साथ साथ गोल्ड और अन्य संपत्तियां भी होती हैं, जिसे हम जो है एसएलआर या जो सांविधिक तरलता अनुपात या वैधानिक तरलता अनुपात इसको बोलते हैं, स्टैचुटरी लिक्विडिटी रेशियो इसको बोलते हैं। तो एसएलआर कितने परसेंट रखा जाएगा, यानी कि बैंक कितना पैसा अपने पास सुरक्षित रखेंगे, कितना पैसा आरबीआई के पास सुरक्षित रखेंगे, इसका निर्धारण आरबीआई करता है। तो एसएलआर का निर्धारण भी आरबीआई ही करता है। पीएलआर का क्या है? पीएलआर मतलब प्राइम लेंडिंग रेट। प्राइम लेंडिंग रेट ब्याज की वह आधार दर होती है जिसके आधार पर बैंक अपने ग्राहक को कर्ज देता है। जैसे आपने एसबीआई से कर्ज लिया, किसी ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र से कर्ज लिया, तो हम जिन बैंकों से लोन लेते हैं उस पर हम जो ब्याज देते हैं उसका बेस जो आधार होता है उसी को हम पीएलआर कहते हैं। और वर्तमान में इस पीएलआर का निर्धारण आरबीआई नहीं करता, बल्कि इसका निर्धारण बैंक स्वयं करते हैं। यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी। और यह पीएलआर ब्याज की वह दर है जिस पर बैंक जनता को उधार देते हैं। इसका मतलब है बैंक जनता को जो उधार देते हैं इस ब्याज का निर्धारण बैंक स्वयं करते हैं, इसका निर्धारण आरबीआई नहीं करता, बाकी सब आरबीआई निर्धारित करता है। अगला प्रश्न, वह दर जिस पर बैंक आरबीआई को उधार देता है उसे क्या कहते हैं? अभी मैंने पीछे डिस्कशन में बताया था, याद होगा तो बताइए जल्दी से। वह दर जिस पर बैंक आरबीआई को उधार देता है उसे क्या कहते हैं? यानी कि यहाँ पर बैंक आरबीआई को उधार दे रहा है, ध्यान से सुनना, यहाँ पर उल्टा हो रहा है। बैंक है, ये आरबीआई को उधार दे रहा है। जैसे बैंक है मान लो एसबीआई, तो एसबीआई आरबीआई को जो लोन दे रहा है, एसबीआई आरबीआई को जो लोन दे रहा है, इसके बदले जो आरबीआई एसबीआई को ब्याज देता है, इस ब्याज को क्या कहते हैं? ए बैंक दर, बी रेपो दर, सी रिवर्स रेपो दर और डी ब्याज दर। तो राइट आंसर होगा रिवर्स रेपो दर। यानी कि जब एसबीआई
आरबीआई को लोन देगा तो आरबीआई एसबीआई को कौन सा ब्याज देगा? रिवर्स रेपो रेट। ठीक है। बैंक रेट क्या होता है? बैंक रेट तब होगा जब आरबीआई बैंक को कर्ज देगा। जब आरबीआई बैंक को कर्ज देगा और बैंक आरबीआई को ब्याज देगा तो उस ब्याज को कहा जाएगा, अगर यह ब्याज लोन यानी कि अगर आरबीआई ने बैंक को दीर्घकालीन लोन दिया है तो इस ब्याज को बैंक दर कहा जाएगा, और अगर आरबीआई ने बैंक को अल्पकालीन लोन दिया है तो इसे रेपो दर कहा जाएगा। और रेपो दर, रिवर्स रेपो दर किसे कहा जाएगा? जब एसबीआई आरबीआई को लोन देगा और आरबीआई एसबीआई को ब्याज देगा तो उस ब्याज को रिवर्स रेपो दर कहा जाएगा। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ सी। ठीक है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी एक वाणिज्यिक बैंक की परिसंपत्तियां हैं? यानी कि जो व्यापारिक बैंक या कॉमर्शियल बैंक हैं, इनकी संपत्ति इनमें से क्या है? किसानों की साख। किसानों की साख का मतलब है कि बैंक ने किसानों को जो लोन दिया है वो। दूसरा, जनता की जमा यानी कि जनता ने बैंक में जो पैसा जमा किया है। तीसरा, आरबीआई से लिया गया ऋण। और चौथा, उद्योगों की मांग जमा यानी कि उद्योगों ने जो बैंक में धन जमा किया है और उस धन को उद्योग कभी भी मांग सकते हैं। यानी कि उद्योगों द्वारा बैंक में जमा किया गया धन, आरबीआई से उधार लिया गया धन, जनता द्वारा बैंक में जमा किया गया धन, या बैंक द्वारा किसानों को दिया गया कर्ज, इनमें से बैंकों की संपत्ति क्या है? यह प्रश्न आपसे पूछा गया है। देखिए, अगर हम ये क्वेश्चन नंबर हमारा 8 था तो इसको अगर इसमें देखें, क्योंकि कुछ आंसर प्रिंटिंग में मिस्टेक आई हैं, बच्चे बता रहे हैं, तो उसको हम यहाँ पर आपको थोड़ा सा देख करके बता दें, आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए यही बार पहले ही बार अगर किसी आंसर को लेके परेशानी हुआ करे तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दिया करें। जैसे इसमें 8 का बी दिया हुआ है। ठीक है, इसमें 8 का बी दिया हुआ है। चलिए हम देखते हैं कि 8 का बी सही उत्तर है या नहीं, क्योंकि इसमें तथ्यों के आधार पर अगर देखा जाए तो आंसर गलत भी हो जाते हैं, इसलिए हम व्याख्या कर देते हैं। अगर हमारी व्याख्या के अनुसार आपको उत्तर दूसरा दिखाई देता है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में करें, हम उसको कंफर्म कर देंगे कि वो उत्तर सही है या नहीं। अब इसमें देखिए, इस प्रश्न की आंसर की के अनुसार इसमें उत्तर माना है बी, जनता की जमाएं या डिपॉजिट को वाणिज्यिक बैंकों की संपत्ति माना गया है। लेकिन वास्तव में इसका जो उत्तर होगा वह होगा ए, किसानों की साख। यानी कि बैंक द्वारा जो ऋण दिए जाते हैं, अगर यहाँ पर किसान न होता, कोई भी होता, जनता भी होता, जनता को दिए गए ऋण, तो भी उत्तर यही होता। यानी कि वाणिज्यिक बैंकों ने जनता को जो कर्ज दिया है वह वाणिज्यिक बैंकों की क्या है? संपत्ति है। इसको एक तथ्य के आधार पर समझिए, आप मेरी भी बात मत मानिए, एक तथ्य के आधार पर समझिए। जैसे जो एनपीए होता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होते हैं, ये क्या होते हैं? जब बैंक किसी को कर्ज देता है और वह व्यक्ति बैंक का कर्ज वापस नहीं कर पाता तो यह बैंक की ऐसी संपत्ति बन जाती है जिसकी परफॉर्मेंस पूरी नहीं हो पाई। तो संपत्ति को ही यहाँ पर क्या कहा गया है? एसेट्स कहा गया है। यानी कि बैंक द्वारा जनता को या किसानों को जो लोन दिया गया है वे बैंक की संपत्ति होते हैं, और जब बैंक की यह संपत्ति उनको वापस नहीं मिल पाती तो इसी को एनपीए कहा जाता है। इसका मतलब है इनमें बैंक की संपत्ति कौन है? किसानों को बैंक द्वारा दिए गए ऋण, ना कि ये सब। तो राइट आंसर ये है। यानी कि जो 80 जो क्वेश्चन नंबर 8 का बी लिखा हुआ है आंसर में, उसमें क्वेश्चन नंबर 8 का ए कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। यही है बैंकों की संपत्ति, मैंने व्याख्या करके आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन, रघुराम राजन कमेटी इनमें से किस विषय से संबंधित है? रघुराम राजन आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके। सरकार ने रघुराम राजन कमेटी का गठन किया था, किस लिए किया था, क्या काम था इस कमेटी का? ए, सरकारी व्यय में अति संयम बरतने के लिए। बी, आर्थिक क्षेत्र में सुधार लाने के लिए। सी, आयात निर्यात के संतुलन के लिए। डी, मूल्यों में वृद्धि के लिए। तो सही उत्तर है बी, आर्थिक क्षेत्र में सुधार लाने के उद्देश्य से सरकार द्वारा रघुराम राजन कमेटी
कमेटी का गठन किया गया था, क्योंकि इन्हें बैंकिंग क्षेत्र का बहुत ज्यादा ज्ञान है और किसी भी देश के आर्थिक विकास में बैंकों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, भारत सरकार ने 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण सबसे पहले कब किया था? देखिए, जब हमारा देश आजाद हुआ था उसके बाद भारत में विभिन्न क्षेत्रों में सुधार की एक प्रक्रिया शुरू हुई थी, और जब इंदिरा गांधी शासनकाल में थी तो उन्हीं के शासनकाल में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने का मतलब है कि जो प्राइवेट बैंक थे उन्हें सरकारी बैंक बना दिया गया, यानी कि सरकार ने निजी बैंकों को खरीद लिया और बैंकों का क्या हो गया, सरकार ने निजी बैंकों को खरीद लिया। यानी कि पहले जो बैंकें प्राइवेट क्षेत्र के हाथों में थी या प्राइवेट बैंक थी उन्हें सरकार ने खरीद लिया, तो ये बैंकें क्या बन गई, सरकारी बन गई। तो पहली बार इंदिरा गांधी सरकार ने भारत के 14 बड़े बैंकों को खरीदा था, इन बैंकों को सरकारी बैंक बनाया गया था या बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। कब किया गया था पूछा गया है। ए वर्ष 1956 में, बी वर्ष 1959 में, सी वर्ष 1969 में, डी वर्ष 1971 में। तो वह वर्ष था 1969, 1969 में। और इंदिरा गांधी जब सोवियत संघ की यात्रा करके आई थी तो सोवियत संघ की आर्थिक विचारधारा से काफी ज्यादा प्रभावित थी, और सोवियत संघ की आर्थिक विचारधारा समाजवाद से प्रभावित थी। तो समाजवादी तत्वों को भारतीय अर्थव्यवस्था में शामिल करने के लिए इंदिरा गांधी ने वहां से आने के बाद 1969 में सबसे पहले 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, और उसके बाद जो जनता पार्टी सरकार आई उसने 6 और बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। बाद में इन बैंकों में से कई बैंकें एक दूसरे में मिला दी गई। बैंक चैप्टर में वर्तमान में कितने बैंकों को आपस में मिला दिया गया है और कितने बैंक हैं जो सार्वजनिक क्षेत्र के हैं उनके बारे में हम विस्तार से आपको बताएंगे। आगे, प्लास्टिक मनी शब्द का क्या अर्थ है? प्लास्टिक मनी का संबंध किससे है पूछा गया है। ए प्लास्टिक की परत चढ़े कागज पर बना बैंक ड्राफ्ट, बी प्लास्टिक की परत चढ़े कागज पर छपे करेंसी नोट, सी प्लास्टिक के धागे से पिरोए गए करेंसी के नोट, डी मुख्यतया बैंक द्वारा जारी किए गए क्रेडिट कार्ड। यही आपका सही उत्तर है। बैंक द्वारा जो क्रेडिट कार्ड आपको दिए जाते हैं, इन क्रेडिट कार्ड से आप क्या कर सकते हैं, इन क्रेडिट कार्ड से आप खरीदारी कर सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे आप मुद्रा से कर सकते हैं। ये क्रेडिट कार्ड मुद्रा की तरह काम करते हैं इसीलिए, और क्योंकि ये क्रेडिट कार्ड प्लास्टिक के बने होते हैं और रुपए की तरह काम करते हैं इसीलिए इन्हें प्लास्टिक मनी कहा जाता है। आजकल क्रेडिट कार्ड का चलन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। मौद्रिक नीति का निर्माण भारत में कौन करता है? यानी कि भारत की अर्थव्यवस्था को बैलेंस करने के लिए 2 नीतियां बनाई जाती हैं। राजकोषीय नीति का निर्धारण जो है वो भारत सरकार या वित्त मंत्रालय करती है। तो मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है? ए सेबी, बी आरबीआई, सी वित्त मंत्रालय, डी योजना आयोग। इसमें सही उत्तर होगा बी आरबीआई, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत की मौद्रिक नीति का निर्धारण करती है। मौद्रिक नीति क्या होती है? मौद्रिक नीति में आरबीआई रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, खुले बाजार की क्रियाएं ओएमओ जिसको बोलते हैं आदि का निर्धारण करती है। यानी कि आरबीआई तमाम बैंकों की ब्याज दरों का बदलाव करती है, और ब्याज दरों में बदलाव होने से बाजार में मुद्रा का प्रवाह भी बदल जाता है। तो ये आरबीआई के अधिकार क्षेत्र में आता है। सेबी क्या करता है? सेबी जो है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसका पूरा नाम है। ये सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया भारत के शेयर बाजार को मैनेज करता है। शेयर बाजार का एक नाम कैपिटल मार्केट भी है। कैपिटल मार्केट या इसे हम पूंजी बाजार भी कहते हैं। तो भारत के पूंजी बाजार या शेयर बाजार का नियंत्रण किसके पास है? इसकी निगरानी और नियंत्रण का अधिकार सेबी के पास है। सेबी इसकी रेगुलेटरी अथॉरिटी है। वित्त मंत्रालय क्या करता है? वित्त मंत्रालय राजकोषीय नीति का निर्धारण करता है जिसमें टैक्स आदि मुद्दों पर बात की जाती है। और योजना आयोग अब समाप्त हो गया है। जब योजना आयोग था तब यह पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण किया करता था। अब पंचवर्षीय योजनाएं नहीं बनती, योजना आयोग के स्थान पर अब नीति आयोग आ गया है। नीति आयोग आ गया है, तो इसलिए
अब योजना आयोग समाप्त हो गया है। राइट आंसर हमारा है बी, आरबीआई मौद्रिक नीति का निर्धारण करता है। निम्न में से कौन सा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का कार्य नहीं है, यानी कि इनमें से कोई एक कार्य ऐसा है जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं करता। ए, लघु एवं सीमांत किसानों को साख प्रदान करना। बी, ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्य लोगों को साख प्रदान करना। सी, अनुसूचित व्यापारिक बैंकों का पूरक होना, यहां पर बैंक होगा, अनुसूचित व्यापारिक बैंकों का पूरक होना। डी, भारतीय कृषि पुनर्वित्त निगम के कार्यों को ले लेना। ठीक है, तो यहां पर ये जो एक तरह से प्रश्न पूछा गया है उसमें यह बताया गया है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक इनमें से क्या नहीं करता। राइट आंसर होगा डी, भारतीय कृषि पुनर्वित्त निगम के कार्यों को ले लेना, यह क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का कार्य नहीं है। बाकी तीनों कार्य इसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को हम आरआर भी कहते हैं, रीजनल रूरल बैंक। ये मुख्य रूप से लघु एवं सीमांत किसानों यानी कि छोटे किसानों को ऋण देता है और ग्रामीण क्षेत्र में सामान्य लोगों को, किसानों के अलावा अन्य ग्रामीणों को भी ऋण देता है और यह एक प्रकार से व्यापारिक बैंक के रूप में कार्य करता है। लेकिन भारतीय कृषि पुनर्वित्त निगम के कार्यों को करना इसकी जिम्मेदारी नहीं है। अगला क्वेश्चन, एग्जिम बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी? तो एग्जिम बैंक क्या है? EXIM, दो शब्दों को मिलकर के बना है। EX मतलब एक्सपोर्ट, IM मतलब इंपोर्ट, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक को मिलाकर के बन गया एग्जिम बैंक। इसे आयात निर्यात बैंक भी कहते हैं। यह क्या करता है? यह आयात निर्यात के लिए कर्ज देता है। कब बना था यह बैंक? 1964 में, 1976 में, 1980 में, 1982 में। तो सही उत्तर है डी, 1982 में एग्जिम बैंक का गठन हुआ था। छिपी बेरोजगारी क्या होती है? ठीक है, छिपी बेरोजगारी को और क्या क्या कहते हैं? इसे हम प्रच्छन्न बेरोजगारी भी कहते हैं, प्रच्छन्न बेरोजगारी भी कहते हैं। इसे हम अदृश्य बेरोजगारी भी कहते हैं। इंग्लिश में इसको डिसगस्ड अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। तो ये क्या होती है? ए, बेरोजगार व्यक्तियों से, बी, गृहिणियों में बेरोजगारी से, सी, 60 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों में बेरोजगारी से, डी, किसी कार्य में जिसको कम लोग कर सकते हैं उसमें अधिक व्यक्तियों के लगे रहने को ही छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। तो इनमें से किसे जो लोग हैं, जो कौन सी जो बेरोजगारी का स्वरूप है उसे हम छिपी हुई बेरोजगारी कहेंगे। यहां पर शब्द को हम सही कर दें, अधिक होगा। ठीक है, ये काट दिया है मैंने। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, कि जब किसी कार्य में जिसको कि कम व्यक्ति कर सकते हो उसमें जब ज्यादा लोग होते हैं तो इन ज्यादा लोगों को ही छुपे हुए बेरोजगार कहते हैं। जैसे मान लीजिए किसी काम को 10 व्यक्ति कर सकते हैं और उसमें 15 लोग लगे हुए हैं, तो ये जो 5 लोग हैं ये कौन है? ये छुपे हुए बेरोजगार हैं। और ये इसलिए इस काम में लगे हुए हैं क्योंकि इनके पास दूसरा कोई काम नहीं है। यदि एक दी हुई समय अवधि में कीमतें एवं मौद्रिक आय दोनों ही दोगुनी हो जाती हैं तो वास्तविक आय क्या होगी? इसको इस तरह से समझिए प्रश्न को कि अगर पिछले वर्ष आपकी इनकम 10,000 रुपए थी, ठीक है, और उस समय महंगाई दर 5% थी। अगले वर्ष आपकी इनकम 20,000 रुपए हो गई और महंगाई दर भी 10% हो गई। यानी कि जितने परसेंट आपकी इनकम बढ़ी उतने ही परसेंट महंगाई बढ़ गई। तो ऐसी स्थिति में आपकी वास्तविक आय पर क्या प्रभाव पड़ा? ए, दोगुनी हो गई, बी, आधी रह गई, सी, अपरिवर्तित रही, डी, कीमतें वास्तविक आय को प्रभावित नहीं करती। तो राइट आंसर होगा सी, अपरिवर्तित रहेंगी। यानी कि जितने परसेंट आपकी सैलरी बढ़ी, तनख्वाह बढ़ी, उतने ही परसेंट महंगाई बढ़ गई तो आपकी सैलरी में, आपकी वास्तविक आय में 0% की वृद्धि हुई। अगला प्रश्न, भारत में नगद कोष अनुपात, नगद कोष अनुपात क्या है? CRR, कैश रिजर्व रेशियो। क्या होता है ये? CRR बैंक द्वारा आरबीआई के पास रखा गया वो नगद अनुपात होता है जो बैंक अपनी डिपॉजिट के एक अनुपात के रूप में रखता है। यानी कि बैंक के पास जो नेट डिपॉजिट होती हैं, जो नेट डिपॉजिट यानी कि बैंकों में जो सुबह से शाम तक वास्तविक जमाएं होती हैं जनता द्वारा की गई, उनका एक निश्चित भाग आरबीआई के पास नगद रूप में बैंक जमा करते हैं जिसे कैश रिजर्व रेशियो या CRR कहा जाता है। प्रश्न पूछा है कि जब CRR बढ़ाता है, CRR को
को घटाना बढ़ाना किसका काम है? आरबीआई का। जैसे मान लीजिए सीआरआर 4% से बढ़ाकर के 6% कर दिया जाए तो इसमें से क्या होगा, ये प्रश्न पूछा है कि अगर आरबीआई सीआरआर को बढ़ा देता है तो इनमें से कौन सा कार्य है जो अर्थव्यवस्था में होगा या क्या इसका प्रभाव होगा? ए, यह साख सृजन में वृद्धि करेगा, बी, यह साख सृजन को कम करेगा, सी, यह साख को प्रभावित नहीं करता, डी, यह उदार मौद्रिक नीति को इंगित करता है। राइट आंसर होगा बी, यह साख सृजन को कम करता है। जैसे अगर बैंक की शुद्ध जमाएं 100 रुपए हों और आरबीआई ने सीआरआर 4% किया हो तो बैंक को आरबीआई के पास 4 रुपए रखने होंगे, लेकिन अगर आरबीआई ने अपने सीआरआर को बढ़ाकर 6 कर दिया तो अब बैंक को 4 की बजाय 6 रुपए रखने होंगे। तो बैंक के पास व्यापार करने के लिए यहाँ पर 94 रुपए बचेंगे, यहाँ 96 रुपए। यानी कि जब सीआरआर को बढ़ा दिया जाता है तो बैंक के पास साख सृजन करने की क्षमता कम हो जाती है। साख सृजन करने का मतलब है कि बैंक अब ज्यादा लोगों को कर्ज नहीं दे पाएगा क्योंकि बैंक को अब ज्यादा पैसा सीआरआर के रूप में आरबीआई के पास रिजर्व रखना पड़ेगा। तो ये सी बी के अंतर्गत आएगा। अगला प्रश्न, केंद्रीय सहकारी बैंक का कार्यक्षेत्र क्या है? मैंने आपको बताया था भारत में सहकारिता अधिनियम के आधार पर त्रिस्तरीय संरचना है, एक ग्राम स्तर पर, एक जिला स्तर पर और एक राज्य स्तर पर। तो जो केंद्रीय सहकारी बैंक है ये किस स्तर पर काम करता है पूछा है? ए, जिला जनपद या जिला स्तर पर, बी, राज्य स्तर पर, सी, राष्ट्रीय स्तर पर, डी, ब्लॉक स्तर पर। सही उत्तर है जनपद स्तर पर, इसीलिए केंद्रीय सहकारी बैंक को जिला सहकारी बैंक भी कहते हैं। अगर पूछा जाए कि केंद्रीय किस भारत में सहकारी संस्थाओं का सबसे शीर्ष बैंक कौन सा है तो वह राज्य बैंक होगा, ना कि केंद्रीय बैंक। उसमें नाम का ही केंद्रीय है लेकिन वो कार्य करता है जिला स्तर पर। लीड बैंक का कार्य किया जाता है, यानी कि लीड बैंक का क्या काम है? ठीक है, लीड बैंक क्या करता है ये पूछा गया है। ऑप्शन ए, एसबीआई द्वारा लीड बैंक का कार्य किया जाता है। ऑप्शन ए, एसबीआई द्वारा, ऑप्शन बी, आरबीआई द्वारा, ऑप्शन सी, किसी भी बैंक द्वारा, ऑप्शन डी, इस कार्य हेतु नामित बैंक द्वारा। तो सही उत्तर है इस कार्य हेतु नामित बैंक द्वारा। समझिए लीड बैंक की योजना क्या है। लीड बैंक की योजना जो है इसमें जिले की एक बैंक को लीड बैंक का नाम दिया जाता है, तो उसको नामित कर दिया गया कि वह लीड बैंक है। वह कोई भी हो सकता है, वह स्टेट बैंक हो सकता है, वह पंजाब नेशनल बैंक हो सकता है, कोई भी बैंक हो सकता है। उसे जिले में उसकी जो परफॉर्मेंस है उसके आधार पर उसको लीड बैंक कहा जाएगा और यह लीड बैंक अपने जिले में कार्य करने वाली सभी बैंकों को कोऑर्डिनेट करेगा, सभी बैंकों के डेटा को आपस में एक साथ जोड़ेगा और इससे उस जिले की साख व्यवस्था को नियंत्रण में रखा जाएगा इसी लीड बैंक के। तो लीड बैंक की योजना जिला स्तर पर चलाई जाती है और जिले में संचालित सभी बैंकों का नियंत्रण एक लीड बैंक को दिया जाता है। वह बैंक कोई भी हो सकता है। अगला प्रश्न, निम्नांकित में कौन सा युग्म, युग्म मतलब जोड़ा, सही रूप से सुमेलित नहीं है? 3-4 पॉइंट है इसमें, तो इनमें से कोई एक ऐसा है वो गलत है, वो आपको बताना है। पहला है सेबी। सेबी का संबंध किससे है? प्रतिभूति बाजार नियम संस्था से। ये बिल्कुल सही है, तो ये गलत नहीं है क्योंकि सेबी क्या करता है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। मैंने आपको बताया था प्रतिभूति बाजार को ही शेयर बाजार कहते हैं। दूसरा है आरबीआई। आरबीआई क्या करता है? बैंकिंग नियमन अथॉरिटी है, बिल्कुल सही है। सी है आईडीबीआई। आईडीबीआई क्या है? आईडीबीआई विश्व बैंक से संबंधित घोषित किया गया है, ये गलत है क्योंकि आईडीबीआई भारत का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक बैंक है, विश्व बैंक से इसका कोई संबंध नहीं है। विश्व बैंक से संबंधित जो संस्था है वो है आईबीआरडी। ठीक है, नाम समान होने की वजह से आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन बनाया गया है। आईबीआरडी का मतलब क्या था? इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। और आईडीबीआई क्या है? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो आईडीबीआई का विश्व बैंक से कोई संबंध नहीं है, बल्कि विश्व बैंक का संबंध जिससे है वो आईबीआरडी है। चौथा है एसबीआई वाणिज्यिक बैंक, बिल्कुल सही। एसबीआई भारत का महत्वपूर्ण वाणिज्यिक बैंक है। तो इस प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न थे, इनको पढ़िए और बार बार समझिए। जहां पर मिसप्रिंट हुआ है आंसर को लेकर के वो मैंने आपको बता दिया है। फिर भी कोई समस्या किसी को आए आंसर को लेकर या कुछ और आप जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं, हम उसका आंसर देने का प्रयास करेंगे। तो ये
हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रैक्टिस सेट 6 नंबर का प्रैक्टिस सेट था, कंप्लीट हुआ। इसको जितने बार आप प्रैक्टिस करेंगे उतने बार नए तरीके से इसकी व्याख्या से नए नए प्रश्न आपके तैयार हो जाएंगे। थैंक यू।